हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम करने वाले हैं मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया। इंडिया में जो मुस्लिम का इन्वेजन होता है वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ से हमारा मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। एंशियंट हिस्ट्री हमारा ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से। तो आज से हम करने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री। और सबसे पहले मुस्लिम का इन्वेजन होता है तो वहीं से स्टार्ट होता है, तो वहीं से आज हम मेडिवल हिस्ट्री करने वाले हैं। तो थोड़ा सा लास्ट क्लास का बातें करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या करा था कि ऊपर में हमने ए 3 जोन बनाया था ना, ए जोन, बी जोन, सी जोन। और सी जोन में कैसा बनाया था कि ऐसा इंडिया ऐसा है, ऐसा इंडिया है, और यहाँ पे ऐसा राजपूत वगैरह आ गए थे। तो बताया था ना, तो यहाँ पे उसके बारे में आज बात करेंगे। ओके, कि राजपूत इतने सारे थे, क्योंकि नीचे का सारा बात हमने ऑलरेडी कर रखा है ना। तो ठीक है, देखो ये रहे राजपूत पूरा उस वक्त देखो ए जोन, बी जोन, सी जोन। सी जोन उसको क्यों कहा गया? सी से कंफ्यूजन या फिर क्योस इसे कह सकते हो। तो उस टाइम पे ना बहुत सारा कंफ्यूजन हो चुका था। सबसे लास्ट जो पावरफुल रूलर थे वो थे हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन सबसे लास्ट पावरफुल रूलर थे। उसके बाद भी आए सब ये जो कन्नौज के लिए जो स्ट्रगल हो रहा था, तो उस वक्त 3 डायनेस्टी थी। पाल डायनेस्टी, फिर गुर्जर प्रतिहारस, एक और का था राष्ट्रकूटस। तो वो भी कह सकते हो कि वो थी पावरफुल थी, लेकिन हर्षवर्धन की तरह कोई पावरफुल नहीं आया उसके बाद। लेकिन फिर भी वो सब एज कम्पेयर टू और भी जितने किंगडम्स थे उसके कंपेयर में वो सब पावरफुल थी, जिसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, और उसके बाद जब वो कन्नौज स्ट्रगल वाले जो किंगडम्स थे वो भी जब धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगे, वीक होने लगे, और उसके बाद फिर उसके बाद कौन सा बड़ा एक डायनेस्टी आया था उसी के कंटेम्पररी में, इम्पेरियल चोलाज आया था, तो वो भी धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगे। उसके बाद कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ आया नहीं, बहुत बड़ा रूलर ऐसा कुछ आया नहीं। उसके बाद तो क्या हुआ कि ऊपर में जितने भी किंगडम्स थे वो सब टूटने लगे। ठीक है, जो भी रूलर्स थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट सब घोषित करने लगे। तो जैसे कि जब जो भी उस वक्त लीडर था वो वीक होने लगे। चोलास तो नीचे में था ना, ऊपर वाले जो लीडर थे हर्षवर्धन, इस सब के टाइम पे जैसे हर्षवर्धन खत्म हुआ उसके बाद अपने आप को सब इंटीग्रेट करने लगे, अपने आप को हटाने लगे, अपने आप को इंडिपेंडेंट करने लगे। ओके, तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे सब राजपूत वगैरह अपने आप को ऐसा अलग अलग तोड़ के अपना अपना किंगडम लेके कि हम इसको रूल करेंगे, हम इस एरिया को रूल करेंगे, हम इस एरिया को रूल करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे किंगडम्स बन गए थे, कोई एक मेजर किंगडम नहीं। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे देखा था कि यहाँ तक चंद्रगुप्त मौर्य ने सबको कंट्रोल में रखा था। अशोका के टाइम पे देखा था कि अशोका ने यहाँ तक सब कंट्रोल में कर लिया था। तो पूरा एक ही रूलर कंट्रोल में था। लेकिन अभी ऐसा नहीं था। अभी क्या था कि छोटा छोटा किंगडम लेके सब अपना अपना रूल करने लगे। ठीक है, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान भी पढ़ने वाले हैं, तो वो भी उनका भी कुछ ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं था उनका, दिल्ली से अजमेर तक बस उतना ही उनका टेरिटरी था। ठीक है, तो सब छोटा छोटा अपना अपना थोड़ा सा जगह लेके अपने आप को इंडिपेंडेंट करने लगे और सब कहने लगे कि ये मेरा किंगडम है। ओके, तो वैसे देख रहे हो इतना ही रीजन में इतने सारे किंगडम आ गए। जैसे कि ये मालवा में परमार्स थे। परमार्स हमने बताया ना, जो कि राष्ट्रकूटास को उसके जो किंगडम थे मानने के उसको जला दिया था, तो वही परमार्स। वैसे देखो, वैसे कहते हैं कि राजपूत थे सब, जो भी थे राजपूत थे, लेकिन उतना सच भी नहीं है कि सब राजपूत ही थे। कोई कोई कहते हैं कि जो हुनास आए थे ना, हुनास पढ़े थे हमने, तो शायद वही लोग यहाँ पे सेटल हो गए थे, तो वो होंगे ये लोग, या फिर उतना सच नहीं है, लेकिन फिर भी राजपूत पढ़ते हैं हम लोग, ये लोग राजपूत में ही ये लोग थे। ठीक है, मेवाड़ वाले एरिया में यहाँ पे सिशोर्स आ गए थे। गुजरात वाले में सोलंकीज आ गए थे, सोलंकीज का किंगडम। यहाँ पे चौहान का किंगडम वही पृथ्वीराज चौहान अजमेर वाले एरिया में। तोमर वाले एरिया में दिल्ली वाले एरिया में तोमर डायनेस्टी आ गई थी। देखो, सबसे पहला जो डायनेस्टी है दिल्ली में वो है तोमर डायनेस्टी। ठीक है, इसके बाद दूसरा डायनेस्टी आएंगे, तो वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद चौहान आता है। चौहान इसको भी अपने अंडर ले लेता है, तोमर को भी। लेकिन सबसे पहले अगर तोमर नहीं, दिल्ली पे कोई डायनेस्टी बनी तो वो थी तोमर डायनेस्टी, जिसके फाउंडर कौन थे? तोमर डायनेस्टी के फाउंडर थे अंगपाल तोमर। ठीक है, तो सबसे पहला डायनेस्टी कौन था दिल्ली पे? तोमर डायनेस्टी। उसके बाद इस पे रूल करेंगे चौहान्स। फिर इधर देख लो, इधर गढ़वार्स हो गए, फिर इधर चंडेल्स हो गए, चंडेल्स बुंदेलखंड वाले एरिया में। ओके, तो ऐसे ऐसे सब अपने आप को सब इंडिपेंडेंट कर दी। जैसे वीक रूलर हुआ, कोई
कोई महान रूलर था नहीं, तो सब अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिए कि ये मेरा 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 किंगडम है। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो वही देखो, इसीलिए ऊपर से फिर इन्वेजन हुआ। इन्वेजन अगर सब इंटीग्रेटेड होता ना, सब ऐसे कि अशोका के टाइम पे नहीं कोई आ पाता, जैसे आया ना इधर से घोड़ी आया, फिर गजनवी, सबसे पहले गजनवी आया था, उसके बाद घोड़ी आया। सब क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कुछ है नहीं, यूनिटी है नहीं, सब अपना अपना लेके चल रहे हैं और कोई किसी का हेल्प नहीं कर रहा है। यहाँ पे सब अपना अपना देख रहे हैं कि ये मेरा किंगडम है, हमको बस अपना किंगडम देखना है, बाकी दूसरे पे अगर कोई आक्रमण करता है तो हमको घंटा फर्क पड़ता है, ऐसा वाला था। ठीक है, तो यहाँ पे यूनाइटेड था नहीं, तो इसलिए इन्वेजन जब हुआ तो आसानी से सब खत्म हो गया। और फिर इन्वेजन हुआ, फिर 17 बार जो लूटा था गजनवी, वो सब हुआ। ठीक है, और अगर यही काम अगर चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे होता तो नहीं होता, और या फिर अशोका के टाइम पे होता तो नहीं होता। तो अब देखते हैं कि मुस्लिम इन्वेजन कैसे हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया नहीं है, लेकिन यहाँ पे गजनविद एम्पायर था। यहाँ पे क्या था? गजनविद एम्पायर था। तो इसके वेस्ट में एक खलीफा रहता था। गजनविद एम्पायर अभी नहीं आएगा, गजनविद जो एम्पायर है वो अभी नहीं आएगा। इसके वेस्ट में एक खलीफा रहता था। तो उस खलीफा ने अपने एक मिलिट्री कमांडर को भेजा। सबसे पहले कौन आया इधर इंडिया में? मोहम्मद बिन कासिम। वो इसी जो गजनविद एम्पायर के वेस्ट में एक खलीफा रहता था, उसका जो मिलिट्री कमांडर था वही था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, तो उसको वो इंडिया भेजता है, इधर भेजता है। इसके रीजंस उतना श्योर नहीं है कि क्या रीजंस थे, लेकिन फिर भी 2 मेन रीजंस इसके बताए जाते हैं कि एक तो ट्रेड फ्लो होता था, जिस वजह से चाहिए था ये सब चीज़ें कि ट्रेड फ्लो करने के लिए, और इधर इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पे जो दाहिर, यहाँ पे लाहौर में एक राजा है, उसका नाम है किंग दाहिर, तो वो ट्रेड फ्लो होने नहीं दे रहा था। एक तो ये रीज़न है, इसलिए वो इंडिया आया, इसको भेजा गया था मोहम्मद बिन कासिम को। दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पे वो इस्लाम का प्रचार करना चाहता था। जो काफिरों का जो लैंड है, काफिरों का लैंड है, उसको इस्लाम, लैंड ऑफ इस्लाम में बदलना चाहता था। वो लैंड ऑफ काफिर को लैंड ऑफ इस्लाम में बदलना चाहता था। और इसको करने के लिए उन्हें क्या करना होता था? रिलीजियस वॉरफेयर। लैंड ऑफ काफिर के जो लैंड थे उसको, सबको धर्म को बदल के इस्लाम धर्म में बदलना चाहता था। जितने भी लोग हैं सबको इस्लाम धर्म में बदलना था उसको। ठीक है, तो इसको करने के लिए उन्हें क्या करना होता था? जिहाद करना होता था। जिहाद का मतलब क्या होता है? रिलीजियस वॉरफेयर। और जो जिहाद करते थे वो कौन होते थे? वो होते थे मुजाहिद। वो होते थे मुजाहिद। वो एक तो दोनों में से एक ही रीज़न, कोई रीज़न है, या तो ट्रेड फ्लो की वजह से या फिर जिहाद की वजह से। ठीक है, लैंड ऑफ इस्लाम में ऐसा बदलने की वजह से, लैंड ऑफ काफिर को लैंड ऑफ इस्लाम में बदलने के लिए। ठीक है, तो यह देखते हैं। तो वो कहाँ से आए थे? अरब से आए थे। सबसे पहले कौन इंडिया में आया? मोहम्मद बिन कासिम। रीजंस हमने अभी ऊपर मेंशन कर दिया आपको। कब आया था? 712 एडी में। ये इंपॉर्टेंट है, ये डेट याद रखना, 712 एडी में आया था। फर्स्ट मुस्लिम है जो कि इन्वेड किया इंडिया में ड्यूरिंग द किंग दाहिर। उस वक्त राजा कौन था? दाहिर था। सिंध में उसका रूल चलता था, सिंध का वो राजा था। ओके, देखो जब वो यहाँ आया, दाहिर तो पता ही है कि अभी बताया ट्रेड फ्लो हो रहा था, तो दाहिर इसको होने नहीं दे रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है, दाहिर से वॉर करेगा, लड़ाई करेगा। तो दाहिर को लड़ाई में दाहिर हार गया और दाहिर का इसने सर काट दिया। ठीक है, और इसकी 2 बेटियां थी। एक बेटी थी परिमल देवी और एक थी सूर्य देवी। और इसने दोनों बेटियों को, दोनों जो इसकी बेटियां थी उसको लेके गया कहाँ? अपने खलीफा के पास। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक सिस्टम चलता था, सेक्स स्लेव चलता था। सेक्स स्लेव का वहाँ पे एक सिस्टम चलता था, उसके लिए दोनों को लेके गया। और ऐसा माना जाता है कि दोनों बहुत ऐसे खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी। और ऐसे कहते हैं ना, ब्यूटी विथ ब्रेन्स, ऐसा इंस्टाग्राम पे इतना सारा देखे हो। हाँ, तो वही था वो। तो ये लोग बहुत इंटेलिजेंट भी थे। तो जब इन लोग को लेके गया मोहम्मद बिन कासिम जब दोनों को लेके गया, तो वहाँ जाके खलीफा को इस दोनों ने क्या कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने तो हमारे बॉडी को पहले यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो वहाँ का जो खलीफा होता है वो क्या करता है? मोहम्मद बिन कासिम का गला कटवा देता है। उसी तरह जिस तरह मोहम्मद बिन कासिम ने किंग दाहिर का गला काटा था, सेम उसी तरह मोहम्मद बिन कासिम का गला काट दिया जाता है। ठीक है, और ये दोनों वही चाहती थी कि इसको भी वैसे ही मारा जाए जैसे मेरे फादर को मारा गया। ओके, और ये सब चीज़ें, ये सब कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है कि ऐसे मनगढ़ंत कहानी नहीं है। मतलब 19-20 थोड़ा हो सकता है फ़र्क, लेकिन फिर भी ऐसे रियल स्टोरी है ये। और ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती है, कौन से लिटरेचर से मिलती है? तो चाचनामा, जिसको बोलते हैं फतेहनामा सिंध।
मतलब सिंध पे फतेह करने का। चाचुनामा या फिर फतेहनामा सिंध, जिसको लिखा गया अली कुल्फी के द्वारा, और इसमें क्या लिखा हुआ है, अबाउट सिंध कॉन्क्वेस्ट, सिंध का जो कॉन्क्वेस्ट हुआ था उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, एग्जाम्स में आने के बहुत कम चांसेस है, फिर भी बताते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ आया था तो यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के लोग, उसको ये लोग ये जिम्मी कहता था, यहाँ के लोग को वो जिम्मी कहता था। ठीक है। और फिर ये वापस चला गया, जब इसको ये तो वापस चला गया, इसको यहाँ पे ये सेटल करने नहीं आया था, अपने आप को यहाँ सेटल करने नहीं आया था, ये सिर्फ यहाँ पे प्लंडर करने आया था, लूट नहीं आया था, अपना काम हुआ फिर ये चलते बने, इनको कोई यहाँ सेटल वेटल करना नहीं था। उसके बाद अब देखते हैं कि अब आते हैं गजनविद एम्पायर से। उस वक्त गजनविद एम्पायर पे रूलर किसका रोल था, मोहम्मद गजनवी का। ठीक है। तो इसको क्यों आने की ज़रूरत पड़ गई, तो इसको चाहिए था मोहम्मद गजनवी को, यहाँ का जो रूलर था उसको चाहिए था यहाँ पे मक्का मदीना पे कंट्रोल। क्यों चाहिए था भाई, तो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हमने पढ़ा ना, उसमें क्या था कि तीनों जो डायनेस्टी थी, पाल और राष्ट्रकूटास और गुर्जर प्रतिहारस, तीनों को किस लिए लड़ रहे थे, वो कन्नौज के लिए। वो तीनों नहीं, बाकी जितने भी रूलर्स थे सबको कन्नौज चाहिए था। क्यों, क्योंकि कन्नौज को एक तो ट्रेड की वजह से बहुत सही जगह था वो, और दूसरा क्या था, वो उसको एज अ काइंड ऑफ ग्लोरी देखा जाता था। ठीक है। हर्षवर्धन ने उस पर रूल किया था ना, हर्षवर्धन को एज अ ग्रेटेस्ट पावरफुल रूलर देखा जाता था, तो वैसे लगता था कि मतलब हर्षवर्धन इतने पावरफुल रूलर हैं, उन्होंने कन्नौज पे रूल किया, उन्होंने कन्नौज को जीता, तो अगर हम जीतेंगे तो हमारा भी कंपेयर ऐसा हर्षवर्धन की तरह होगा। ठीक है। एज अ काइंड ऑफ ग्लोरी के लिए वो कन्नौज वो चाहते थे, दूसरा ट्रेड फ्लो की वजह से। तो सेम ये भी चाहता था मक्का मदीना को कंट्रोल करना, वो सेम उसी की तरह, कन्नौज की तरह, ये इसको भी मान लो, इस जगह को भी। ठीक है। और इसके लिए इसको रिसोर्स चाहिए, तो रिसोर्स तो इधर से आएगा नहीं भाई, इधर तो डेजर्ट वाला एरिया है, और इसके लिए रिसोर्स चाहिए, और अपना एम्पायर को डेवलप करने के लिए भी इसको रिसोर्स चाहिए। रिसोर्स इधर से आएगा नहीं तो अब किधर से रिसोर्स आएगा, इधर से रिसोर्स आएगा, क्योंकि इसको पता था कि इंडिया में बहुत वेल्थ है, बहुत पैसे हैं, इधर बहुत अमीर है इंडिया, तो इधर से रिसोर्स आएगा, तो फिर इसलिए इधर ये प्लंडर किया, इधर लूटपाट किया। तो सबसे पहले कौन आता है, तुर्क्स होते हैं ये लोग। ठीक है। तो सबसे पहले आता है मोहम्मद ऑफ गजनवी। देखो वैसे मैंने यहाँ लिखा है फर्स्ट तुर्क टू अटैक इंडिया, तो सबसे पहले अटैक कौन करता है, सुबुक्तगिन, लेकिन सबसे पहले इन्वेड कौन करता है, तो गजनवी। इन्वेड सबसे पहले कौन करता है, फर्स्ट टू इन्वेड। मेरे को बोलने में बड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि अल्सर हो गया, ऐसे मुंह में ऐसा होता है ना, एक येलो रंग का कुछ, वही, कोई बात नहीं, चलो। तो सुबुक्तगिन जो फर्स्ट अटैक करता है, ये कौन होता है, इसी का फादर है ये। ठीक है। सुबुक्तगिन फादर है, और इसके पहले सबसे पहले इंडिया में कौन आता है, अटैक कौन करता है, सुबुक्तगिन। फर्स्ट तुर्क अटैक इंडिया, फर्स्ट इन्वेड, फर्स्ट अटैक, वो कहाँ अटैक करता है, लाहौर पे, लाहौर वाला ये वाला एरिया है, ये यहाँ पे अटैक करता है। और यहाँ पे उस वक्त राजा कौन होता है, जयपाल। जयपाल यहाँ पे राजा होता है। ठीक है। जो कि हिंदू साई डायनेस्टी से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन अटैक किया, सुबुक्तगिन। उसके बाद आता है मोहम्मद ऑफ गजनवी, जो कि इंडिया में 17 बार अटैक करता है। ये फर्स्ट तुर्क टू इन्वेड इंडिया। कौन, मोहम्मद ऑफ गजनवी। इसको ना सुल्तान महमूद भी कहा जाता है, सुल्तान महमूद भी कहा जाता है इसको, मोहम्मद ऑफ गजनवी को। ये 17 बार अटैक करता है इंडिया पे। सबसे पहला अटैक इसका होता है 1001 AD में। किसके साथ करता है, जयपाल, सेम जिसके साथ इसके फादर ने किया था, सेम उसी के साथ ये फिर से अटैक करता है। जयपाल लाहौर में इसका किंगडम था। ठीक है। हिंदू साहिब से बिलोंग करता था, हिंदू साई डायनेस्टी से बिलोंग करता था। तो सबसे पहले लड़ाई इसकी किसके साथ होती है, जयपाल के साथ, और इसमें जयपाल बुरी तरह हारता है। एकदम ह्यूमिलिएटिंग डिफीट जो होता है वो होता है जयपाल का, और ये इतना वो ह्यूमिलिएट होता है ये सब चीज़ों से कि इससे इतनी दर्दनाक नहीं, इतनी क्या कहते हैं, ह्यूमिलिएटिंग है बोलो। तो ऐसा माना जाता है कि इसने ये खुद से सुसाइड करता है, मतलब ये सह नहीं पाता कि इससे ह्यूमिलिएटिंग डिफीट हुआ है मेरा, तो खुद का चीता बनाता है, उस पर खुद लेट जाता है, ऐसा करता है। तो इस वॉर को क्या बोलते हैं, इस बैटल को बैटल ऑफ वाहिंद या फिर पेशावर, बैटल ऑफ वाहिंद या फिर पेशावर इसको बोला जाता है। ये सबसे पहला अटैक है। उसके बाद 17 अटैक था ना, तो हमें सारा अटैक नहीं पढ़ना है, हमें फर्स्ट अटैक, 16th अटैक और 17th लास्ट वाला। 16th अटैक करता है ये 1025 AD में, और यहाँ सोमनाथ टेम्पल पे। देखो इसको चाहिए था पैसा, ठीक है,
और उसको पता चला कि देख कि सोमनाथ टेम्पल जो है किधर है, सोमनाथ टेम्पल गुजरात में है ना। तो उसको पता चला कि सोमनाथ टेम्पल में बहुत इमेंस वेल्थ रखा हुआ है, इमेंस रिचनेस है। सोमनाथ टेम्पल का गेट तक सोना से था, हर चीज़ एकदम सोना से बना हुआ था, बहुत पैसा था सोमनाथ टेम्पल में। और ये टेम्पल किस भगवान के लिए है, शिव भगवान के लिए, ठीक है। तो ये जाता है, सारा पैसा तो इधर ही है, सोमनाथ टेम्पल में ही है। एक बार लूटेंगे फिर कभी लूटना ही नहीं पड़ेगा। तो जाता है सोमनाथ टेम्पल को लूटता है, और फिर जाके सारा मूर्ति वगैरह सब कुछ तोड़ देता है। क्यों तोड़ता है भाई, मूर्ति तोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अभी हमने बताया ना, 2 रीज़न की वजह से ये लोग उधर से आते थे। एक तो ट्रोइड की वजह से, दूसरा कि इन लोग को इस्लाम में सबको कन्वर्ट करना था, इसलिए यहाँ की मूर्तियाँ को वो तोड़ते थे, ठीक है। तो सोमनाथ मंदिर पे इसने अटैक किया, इंपॉर्टेंट डेट है 1025 AD। उसके बाद जब ये अटैक करके सब कुछ सोना वगैरह लेके जब ये जा रहा था, तो बीच रास्ते में जाट्स ने इसको लूट लिया। देखो ये लूट के जा रहा था मोहम्मद ऑफ गजनवी, और इसका लूटा हुआ सामान किसने लूटा, जाट्स ने, ठीक है, ले लिया था, ओके। और इसीलिए उसको फिर मोहम्मद गजनवी को 17 बार अटैक करना पड़ा कि जो भी सामान मेरा लूटा हुआ है, जाट्स ने लूटा है, मैं उसको वापस लूँ। इसीलिए सिर्फ 17th अटैक वो इसलिए किया ताकि वो जाट्स से अपना सामान ले सके। तो 17 अटैक सिर्फ जाट्स के लिए वो किया था। तो 1027 AD में किया किसके साथ, जाट्स के लिए। क्यों, क्योंकि उसने सारा सामान इसका ले लिया था मोहम्मद ऑफ गजनवी का, तो इसको वापस लेने के लिए इसने अटैक किया, 17th अटैक। फिर उसके 3 साल बाद मोहम्मद ऑफ गजनवी की डेथ हो गई मलेरिया की वजह से, ठीक है। 1030 AD में मोहम्मद ऑफ गजनवी टपक गया। देखो थोड़ा सा बातें जान लेते हैं मोहम्मद ऑफ गजनवी के बारे में कि ये जो था, ये फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट था, फर्स्ट अब ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो पता ही होगा क्या होता है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा ही होगा आपने। फिर फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी था, फादर ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन था, ये सब पूछा नहीं जाता है, लेकिन फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट थोड़ा पढ़ लेना। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं मोहम्मद गौरी, आते नहीं आता चलो। मोहम्मद गौरी ये सेम गजनवी डायनेस्टी से नहीं है, ये दूसरा डायनेस्टी सेटअप करता है, गुरिद डायनेस्टी, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी कौन होता है, देखो ये कंटेम्पररी नहीं है, गजनवीद का एक कंटेम्पररी नहीं है, ओके। जैसे कि जो गजनवीद था वो इधर तक तो सब लड़ाई वगैरह करके सब कुछ ले ही रहा था, अपने कंट्रोल में ले रहा था, इधर भी वॉर कर रहा था, वो इधर भी कर रहा था, अपना एरिया इधर भी इंक्रीज कर रहा था वो, ठीक है। तो उसी में ये मोहम्मद गौरी एक रहता था, और वो क्या अभी बताया कि वो क्या कर रहा था, वो सबको इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर रहा था। तो यहाँ पे जितने भी लोग थे, यहाँ देखो पहले पाकिस्तान में ऐसा नहीं था कि मुस्लिम, अभी ना मुस्लिम मेजोरिटी है, पहले नहीं था। इंडोनेशिया में भी जो हमने कल पढ़ा था उसमें भी पहले मुस्लिम मेजोरिटी, अभी मुस्लिम मेजोरिटी है, पहले वहाँ पे हिंदू मेजोरिटी थी, ठीक है। और अभी सबसे ज़्यादा वहाँ पे मुस्लिम सबसे ज़्यादा वहीं रहते हैं इंडोनेशिया में। तो सबको कन्वर्ट किया इधर भी, और उसी में एक बुद्धिस्ट था मोहम्मद गौरी, ठीक है। उसी में एक बुद्धिस्ट था मोहम्मद गौरी का जो डायनेस्टी है, गुरिद डायनेस्टी, वो बाद में आता है, गजनवीद एम्पायर के बाद में आता है। तो उसी में एक बुद्धिस्ट था जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। अब आते हैं सेकंड तुर्क कौन, मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी कौन था, ये डायनेस्टी दूसरा डायनेस्टी स्टार्ट करता है, इसके डायनेस्टी का नाम है गुरिद डायनेस्टी। गुरिद डायनेस्टी कोई गजनवीद एम्पायर का कोई कंटेम्पररी नहीं है, गुरिद डायनेस्टी गजनवीद एम्पायर के बाद आया है। देखो ये कौन था, ये एक बुद्धिस्ट था, ठीक है। तो गजनवीद एम्पायर अभी बताया ना कि ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग सबको इस्लाम में बदल रहे थे। तो जो मोहम्मद गौरी का जो एरिया था, वहाँ पे जहाँ पे रहता था, वहाँ पे बुद्धिस्ट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, तो ये भी एक बुद्धिस्ट था। तो गजनवीद क्या कर रहा था, गजनवीद एम्पायर के जो रूलर थे वो क्या कर रहे थे कि उस बुद्धिस्ट को वो मुस्लिम में कन्वर्ट कर रहे थे। तो वैसे ही मोहम्मद गौरी पहले बुद्धिस्ट है, फिर मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ ही है, ठीक है। तो जब ये गजनवी जब उसकी डेथ हो गई, तो मोहम्मद गौरी ने सोचा कि अब मेरे को सब चाहिए, ठीक है। अब मैं अटैक करूँगा गजनवीद एम्पायर पे, और मैं अपना कैप्चर करूँगा, अपने अंडर लूँगा, और फिर मैं एक नया डायनेस्टी बनाऊँगा, गुरिद डायनेस्टी, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी को रूलर नहीं था, ये सिर्फ एक
बुद्धिस्ट था, एक नॉर्मल पर्सन था, नॉर्मल नहीं कह सकते एकदम नॉर्मल नहीं, लेकिन नॉर्मल ही था, ठीक है। और फिर ये गजनविद एम्पायर को टूक ओवर करके वहाँ पे गोरी डायनेस्टी स्टार्ट करता है। मोहम्मद गौरी को एक और नाम से जाने जाते हैं, मुइजुद्दीन मोहम्मद, मुइजुद्दीन मोहम्मद भी इनको कहा जाता है, उसको कहा जाता है मोहम्मद गौरी को। इनको तो कहने लायक है नहीं, ठीक है। स्लेव, इसके 3 स्लेव थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, वही कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि दिल्ली सल्तनत का फाउंडर है, जो कि हम कल करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दुज कुबाचा। एक और इसका स्लेव है बख्तियार खिलजी, इसको अलाउद्दीन खिलजी से कंफ्यूज मत कर लेना, इसका स्लेव है बख्तियार खिलजी, ठीक है। अब देखो मोहम्मद गौरी आता कैसे है इंडिया में। यहाँ पे ना एक पास है बोलन पास, यहाँ पे खैबर पास, ठीक है। तो गौरी सबसे पहले आता है, मोहम्मद गौरी सबसे पहले बोलन पास से होते हुए आता है यहाँ पे गुजरात में। गुजरात में उस वक्त रूलर किसका होता है, सोलंकी डायनेस्टी उस वक्त यहाँ पे होता है, सोलंकी डायनेस्टी, और उसकी रूलर होती है नायिका देवी। उसके साथ वॉर होता है मोहम्मद गौरी का, और मोहम्मद गौरी हार जाता है। ये पहली बार ही इंडिया आया है और पहली बार में इसको हार फेस करना पड़ा है, वो भी किससे, नायिका देवी से, वो भी फीमेल से, ओके, ठीक है। तो वापस चला जाता है। हाँ, ये जो वॉर होता है नायिका देवी के साथ, इस बैटल को क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ अनहिलवारा, अनहिलवारा, या फिर बैटल ऑफ कयादरा, बैटल ऑफ अनहिलवारा या फिर बैटल ऑफ कयादरा, इसको थोड़ा लिख लेना, एग्जाम में आ सकते हैं, ओके। फिर ये दूसरी बार आता है, इसको हटाते हैं, अनहिलवारा कयादरा, ओके। ये दूसरी बार आता है किधर से, खैबर पास से होते हुए, कि भाई यहाँ से तो हार गए, चलो इधर से चलते हैं। इधर खैबर पास से होते हुए तो यहाँ पे लाहौर है, फिर यहाँ पे एक भटिंडा एक जगह है, और यहाँ पे दिल्ली है, ठीक है। तो ये सब पास करते हुए आया और दिल्ली के पास आया। दिल्ली में उस वक्त किसका रूल था, पृथ्वीराज चौहान। सबसे पहला जो रूलर है दिल्ली पे, सबसे पहला डायनेस्टी जो दिल्ली पे रूल किया वो कौन था, तोमर डायनेस्टी। अभी बताया तोमर डायनेस्टी था, जिसके फाउंडर कौन थे, अंगपाल तोमर, ओके। उसके बाद कौन डायनेस्टी आई, चौहान, पृथ्वीराज चौहान। तो जब दिल्ली में एंटर करता है तो दिल्ली के पास एक जगह है तराइन, तो उस पे अटैक करता है मोहम्मद गौरी, तराइन पे अटैक करता है। तो पृथ्वीराज चौहान अब छोड़ेंगे तो है नहीं, फिर वो जाते हैं, वॉर करते हैं, बैटल करते हैं, किससे, मोहम्मद गौरी से। तो इसी को कहा जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जो किसके साथ होता है, पृथ्वीराज चौहान थर्ड। कौन होता है, द थर्ड है, पृथ्वीराज चौहान द थर्ड के साथ होता है 1191 AD में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, ठीक है। ये वाला तो भूल गई मैं। हाँ, जो नायिका देवी जो इसको हराती है, सोलंकी ऑफ गुजरात की जो रूलर है, वो लड़ाई होता है 1198 AD में, 1198 AD में, ठीक है। और दूसरी बार जब ये आता है खैबर पास से होते हुए, तो दिल्ली में लड़ाई होती है पृथ्वीराज चौहान द थर्ड से, जो कि बैटल ऑफ तराइन कहा जाता है, क्योंकि तराइन वाले एरिया के पास ये सब हो रहा है। और ये कब होती है, 1191 AD में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, लेकिन इसको मारते नहीं है, मतलब सिर्फ हरा देते हैं, हरा के इसको छोड़ देते हैं। मार देना चाहिए था, वरना मिडिवल हिस्ट्री इतना होती नहीं, ओके। तो छोड़ देते हैं इसको। फिर अगले साल फिर आता है वापस से, फिर से सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होता है, सेम पर्सन के साथ, पृथ्वीराज चौहान द थर्ड के साथ होता है, और इसमें पृथ्वीराज चौहान द थर्ड हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी इनको मार देता है मीन्स ऐसा गला काट देता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ यहीं पे गला काट दिया था या फिर वहाँ ले जाके काटा था, ऐसा कुछ पता नहीं क्या रियल है, ठीक। ये दोनों डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन किसके साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ, ओके। और फिर यहाँ पे ये चौहान को हरा दिया, उसके बाद यहाँ पे अपना किंगडम स्टैब्लिश कर लिया अजमेर में। चौहान का कहाँ तक रूल था, दिल्ली और अजमेर इन्हीं का किंगडम था, इन्हीं के एरिया में था। फिर से ये एक वॉर करते हैं 1194 AD में। ये किसके साथ होता है, जयचंद के साथ। देखो बैटल ऑफ तराइन जो हुआ था पृथ्वीराज चौहान के साथ, पृथ्वीराज चौहान द थर्ड के साथ, तो ये इसको इनवाइट कौन किया था, इसको इनवाइट ही किया था, घोड़े को इनवाइट ही किया था जयचंद। क्यों इनवाइट किया था भाई, क्योंकि इसकी दुश्मनी थी पृथ्वीराज चौहान के साथ जयचंद की। क्यों, क्योंकि इनकी एक बेटी थी, क्या नाम था उनका, संयोगिता।
ठीक है। तो इनकी बेटी का जब स्वयंवर हो रहा था तो पृथ्वीराज चौहान इनसे प्यार करते थे और इनको लेके चले गए, लेके भाग गए, ठीक है। और जो कि जयचंद के बिल्कुल खिलाफ था, जयचंद से परमिशन नहीं लिया गया था और इनकी बेटी को पृथ्वीराज चौहान लेके भाग गए थे, ठीक है। भगा के लेके गए थे, वैसे ठीक है, भाग नहीं गए थे, भगा के लेके गए थे, ठीक है। तो इस वजह से जयचंद एक एकदम एनिमी, एकदम गुस्सा, एकदम इसके साथ पृथ्वीराज चौहान के साथ रहता था। और इसी ने इनवाइट भी किया था गौरी को कि तुम आओ और पृथ्वीराज चौहान को हराओ और मार दो, ऐसा कुछ, ठीक है, मार दो उसको, ओके। और जब ये मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को ऐसे हरा दिया तो जयचंद बड़ा खुश हुआ, उसको एकदम दिल को ठंडक मिली। और ये भी है कि ये सब हार क्यों गए, तो इसलिए हार गए कि देखो इस वक्त, अभी मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि इस वक्त यूनिटी नहीं थी इन लोग के बीच में, ये लोग ये हेल्प भी मांग सकते थे अगल बगल के किंगडम से, लेकिन कोई हेल्प किया नहीं, इसीलिए वो गौरी आया और सबको ऐसा मारता चला गया, सबको ऐसा अपने अंडर करता चला गया। क्योंकि जब नायका देवी के ऊपर जब अटैक हुआ था ना, नायका देवी ने हेल्प मांगा था चौहान से, लेकिन इन्होंने हेल्प नहीं किया है चौहान ने। तो सेम जब चौहान ने हेल्प मांगा किसी से, तो किसी ने हेल्प नहीं किया, नायका देवी उधर से भी सोलंकी डायनेस्टी से भी किसी ने हेल्प नहीं किया। इस वक्त यही था कि लोग, ये जो राजपूत जो भी थे ना, एक दूसरे को हेल्प नहीं करते थे ये लोग, इसीलिए कोई यूनिटी थी नहीं और इसे सब अपने में खुद में ही सब लड़ते रहते थे। तो कोई भी बाहर से आएगा तो सोचेगा ना खुद में ही लड़ रहे हैं, तो और फिर चलो हम लोग ऐसे इन लोग को हटा देते हैं, खुद में तो लड़ रहे हैं लोग, ओके। तो फिर हाँ, तो जयचंद को नहीं पता था कि जिसको हम बुला रहे हैं अपने दामाद जी को हटवाने के लिए, ये फिर मेरे ऊपर, मेरा नंबर भी इसके बाद आएगा। तो फिर गौरी आता है जयचंद के पास, 1194 AD में बैटल ऑफ चंदावर होता है, किसके साथ, जयचंद के साथ, जो कि गढ़वाल रूलर्स थे। जयचंद कहाँ का रूलर है, गढ़वाल रूलर है। कहाँ पे एरिया है, कन्नौज के पास वाला एरिया है ये, कन्नौज। और इसमें जयचंद हार जाता है, ठीक है। तो ये भी डेट इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ चंदावर इंपॉर्टेंट है, 1194। अब मोहम्मद गौरी की कहानी खत्म। अब मोहम्मद गौरी खत्म हो गया है स्टोरी से। अब इसके स्लेव आएंगे, ठीक है। कहाँ गया स्लेव्स, ये तीनों नाम है ना, स्लेव्स का नाम कहाँ गया, हाँ ये रहा। अब ये तीनों स्लेव्स आएंगे कहानी में। और एक वजह और थी कि ये लोग ऐसे जीत जाते थे और यहाँ के जो रूलर्स थे वो हार जाते थे। क्यों, क्योंकि वो हिंदू आर्मी थी ना, उनमें एक तो मेजर रीज़न यूनाइटेड नहीं थी, उन लोगों के बीच में यूनिटी नहीं थी। दूसरा रीज़न कि उनके जो इक्विपमेंट्स थे वो भी उनके कंपैरिजन में बहुत कम थे मीन्स कम भी थे और जो भी डेवलप्ड नहीं थे ज़्यादा, ठीक है, ओके। और आर्मरी भी नहीं थी, जैसे कि वहाँ के जो तुर्किश आर्मी थी वो कंसोलिडेटेड रहती थी, सब यूनाइटेड रहते थे, इक्विपमेंट्स उनके एकदम अच्छे थे, उनके पास घोड़ा था और इनके पास हिंदू आर्मी के पास हाथी था। जितने देर में हाथी ऐसे घूमेगा, घोड़ा ऐसे जाकर 4-5 से 10 को मार देगा, ठीक है। और ये इनके पास आर्मरी थी जो कि हमेशा ये लगाए रखते थे। और यहाँ के लोगों के पास, हिंदू आर्मी के पास कोई आर्मरी नहीं थी। जो मेन जो होते थे ना, तो वो सिर्फ पहने रखते थे, बाकी जो नॉर्मल जो आर्मी होती थी वो ऐसी एक तीर लगा ख़त्म कहानी, वैसा वाला। तो इसी की वजह से तुर्किश आर्मी आती गई और सबको ऐसे सब लूटती गई, सब ख़त्म कर दी गई, ठीक है। तो उसको मोहम्मद गौरी के ख़त्म होने के बाद इसके जो स्लेव्स थे वो यहाँ बच जाते हैं। तो अब इतनी बड़ी डायनेस्टी इसने खड़ी कर दी है मोहम्मद गौरी ने, ऐसे तो छोड़ नहीं देगा। तो ये अपने स्लेव्स को बोलता है कि देखो तुम लोग अपना अपना एरिया ले लो, ठीक है, अब हम तो जा रहे हैं भाई, तो तुम अपना तुम लोग देखो, इतना बड़ा डायनेस्टी तो ऐसे छोड़ के चले नहीं जाएंगे, तुम लोग को जितना एरिया लेना है ले लो और तुम लोग रूल करो। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो ले लेता है दिल्ली वाला एरिया, ठीक है, क्योंकि ये हेल्प करता है, ये जो दिल्ली में जो होती है ना तराइन में, तो उसमें हेल्प करता है, इसलिए वो दिल्ली वाला एरिया ही लेता है। याल्दोज जो होता है वो ले लेता है, गजनविद वाला एम्पायर जो होता है वो याल्दोज लेता है, ये दिल्ली वाला एरिया लेता है। ये गजनविद एम्पायर वाला जो एरिया है यहाँ पे वो लेता है याल्दोज। और कोवाचा कौन सा एरिया लेता है, लाहौर वाला एरिया, यहाँ पे लाहौर वाला एरिया होता है वो कोवाचा लेता है, ठीक है। एक और मैंने बताया था बख्तियार खिलजी, वो भी एक स्लेव है, ये लेता है ये गढ़वाल वाला जो एरिया ना, बिहार वाला एरिया, गढ़वाल बिहार, तो वो वाला एरिया बख्तियार खिलजी लेता है। और यहाँ क्या करता है, यहाँ का जो नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ये सबको पता है, बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था।
ये इंपॉर्टेंट पे याद भी रखना। और ये डिफीट करता है किसको, सेना डायनेस्टी को। अब देखते हैं पीपल ड्यूरिंग गजनवीज टाइम्स। ये गजनवी का टाइम का है, ठीक है। इसको घोड़ी में मैंने लिख दिया है, आप उसको गजनवी वाला में लिख देना। तो 2 कोट पोएट थे इसके गजनवी के, मोहम्मद गजनवी के, अल बरूनी एक फिरदौसी। अल बरूनी ने क्या लिखा, किताबुल हिंद तारीख हिंद, दोनों एक ही किताब है। किताबुल हिंद जिसको कि तारीख हिंद भी कहा जाता है, ओके, जो कि गजनवी की कोट पोएट है। ये लोग कोर्ट में रहते थे। और अल बरूनी जो फर्स्ट मुस्लिम है जो कि कुरान से रीड किया। कुरान कितने कुरान से आप कमेंट में बताओगे। तो फर्स्ट मुस्लिम है जो कि कुरान को रीड किया, अल बरूनी, वेरी इंटेलिजेंट था ये। दूसरा कौन कोर्ट में, फिरदौसी, जिसको कि कहा जाता है होमर ऑफ द ईस्ट। होमर ऑफ द ईस्ट, इसने बुक लिखा है सहनामा। सहनामा जिसको कि बुक ऑफ किंग्स भी कहा जाता है। इसको याद कैसे कर सकते हैं, अल बरूनी किताब उल हिंद तारीख हिंद, ये तो याद होगा सबको। बरूनी हिंद, इसको मैंने ऐसे थोड़ा सा ऐसे करके याद किया कि थोड़ा सा ये राइमिंग एक टाइप का कर रहा है, साउंड कर रहा है एक टाइम का। अल बरूनी हिंद ऐसा, और दोनों में हिंद हिंद है। फिर दौसी मैंने याद किया सहनामा, फिर दौसी, दौसी से दासी कर दो। दासी जो मतलब दासी जो मेड जो के कितना सहती है, मतलब सहती इतना सारा काम करती है, और जो उसका बॉस होता है वो ऐसे कुछ तो डांट वाट देता है तो उसको सह लेती है, तो सहनामा, ठीक है। तो ऐसे सहनामा दासी से मैंने कर दिया, फिर दौसी दासी सह लेती है, ठीक है, खत्म। थोड़ा सा हम देखते हैं जो ये सब किंगडम्स थे उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इंपॉर्टेंट सब है नहीं, कुछ कुछ बातें जान लेते हैं सिर्फ। जैसे कि सबसे पहले ये गुजरात, सोलंकीस चालुक्य। ये कौन थे सोलंकीस, ये फ्यूड्यूटरिस थे, चालुक्य के फ्यूड्यूटरिस थे ये लोग, ठीक है। इसको स्टैब्लिश सबसे पहले कौन किया, ये सोलंकी। गुजरात के फाउंडर कौन है, मूलराज, मूलराज। और ठीक है, और जब ये सोमनाथ पे जब अटैक हुआ था उस वक्त, सोमनाथ गुजरात में है तो उस वक्त उसका राजा कौन था वहाँ पे, भीमदेव सोलंकी। इंपॉर्टेंट नहीं है होता है एग्जाम के हिसाब से, लेकिन फिर भी अगर लिखना है तो लिख लो। मूलराज फाउंडर, और सोमनाथ के टाइम पे कौन उस वक्त राजा था, भीमदेव सोलंकी, भीमदेव सोलंकी, ठीक है। ये हो गया। फिर ये आते हैं गढ़वाल्स में, गढ़वाल्स, इसको गढ़वाल से बोलते हैं, जो कि कन्नौज वाले एरिया पे लोग रूल करते थे। ईस्टर्न यूपी बिहार ये सब इसी एरिया में आता है। और इसके रूलर कौन थे, जयचंद, जयचंद थे। जिसको कौन डिफीट किया था, मोहम्मद गोरी डिफीट किया था, जयचंद, है ना। और ये किसके फ्यूड्यूटरीज हैं, ये फ्यूड्यूटरीज हैं कलचूड़ी के, कलचूड़ी डायनेस्टी के फ्यूड्यूटरीज हैं गढ़वाल। कलचूड़ी डायनेस्टी किसके टाइम पे आई थी, किसके बाद आई थी, ये आफ्टर गुप्ता, गुप्ता के बाद यहाँ पे कलचूड़ी डायनेस्टी आई थी, ठीक है। तो उसके फ्यूड्यूटरीज फिर ये लोग गढ़वास बने, ओके। इसके रूलर्स छोड़ दो, बस एक ही रूलर याद रखो, जयचंद, ओके। फिर आता है इधर तोमर्स। तोमर्स तो मैंने बता दिया, सबसे पहला जो डायनेस्टी थी वो जो दिल्ली में रूल की वो थे तोमर्स, और उसके फाउंडर कौन थे, अंगपाल तोमर। अब ये देखो चंडेल्स वाले, बुंदेलखंड वाले एरिया में कौन रूल करते हैं, चंडेल्स, चंडेल्स डायनेस्टी, चंडेल्स ऑफ बुंदेलखंड कहा जाता है, चंडेल्स ऑफ बुंदेलखंड, ठीक है। और इनको जेजा भुक्ति भी कहा जाता है, जेजा भुक्ति, ये किस साथ है, जेजा भुक्ति, जेजा भुक्ति। और इसके फाउंडर कौन है, नानुका। फाउंडर थोड़ा इनका याद कर लेना, नानुका इसके फाउंडर है, चंडेल्स के फाउंडर है नानुका। और एक टेम्पल है खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, जो कि किसके द्वारा बनाया गया, चंडेल्स के द्वारा। कंदरिया महादेव टेम्पल चंदेल्स के द्वारा बनाया गया। खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, कंदरिया महादेव टेम्पल चंदेल्स के द्वारा बनाया गया। बस इतना ही हमें पढ़ना चंडेल्स के बारे में, ठीक है। हमने ये देख लिया, गुजरात देख लिया, तोमर्स देख लिया। तोमर्स के बाद कौन आते हैं, चौहान्स आते हैं। चंडेल्स देख लिया, गढ़वाल्स देख लिया, चौहान्स, वही चौहान्स, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के बारे में थोड़ी सी बातें हम जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे ना एक उनके कोर्ट पोएट थे जिनका नाम है चांद बरोदी, ठीक है। और इन्होंने क्या लिखा है, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, ये बायोग्राफी है पृथ्वीराज द थर्ड का, पृथ्वीराज चौहान का। तो किसने लिखा, चांद बरोदी ने। इसको मैं कैसे याद करती हूँ कि पृथ्वीराज चौहान
मतलब इतनी बार उनको उनके बारे में स्टोरीज हमने देखी है, मूवीज़ देखी हैं, तो उसको मैंने ऐसे चांद पे कर दिया कि चांद पे ऐसे पृथ्वीराज चौहान ऐसे हैं, क्योंकि वो सबसे यहाँ पे मोस्ट फेमस ऐसा कह लो कि वो है, तो उसको मैंने ऐसे चांद पे कर दिया। ठीक है, तो चांद बरदोई ने लिखा है इनका पृथ्वीराज रासो। ओके, और तोमर्स वाले ने एक किला बनवाया था, उसका किला का नाम है लालकोट किला बनवाया था। कौन? तोमर्स ने बनवाया था, जो कि जब चौहान का जब यहाँ पे रूलिंग स्टार्ट हो गया, जब पृथ्वीराज चौहान ने इस एरिया को अपने अंडर ले लिया, तो इसका नाम बदल दिया उन्होंने। थोड़ा सा इसमें चेंजेस भी लाए, इस लालकोट इस किला में थोड़ा सा चेंजेस भी लाए, और इसका नाम भी बदला। उसका नाम क्या रख दिया? किला राय पिथौरागढ़। क्यों नाम रखा किला राय पिथौरागढ़? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरागढ़ भी हम कहते हैं, इसीलिए अपने नाम से इसका नाम रखा किला राय पिथौरागढ़। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किला राय पिथौरागढ़ किसने बनवाया, किसके नाम पे ये नाम रखा गया? तो पृथ्वीराज चौहान के द थर्ड। ठीक है, इसको बनवाया किसने? लालकोट, इसका पहला नाम था, इसका लालकोट नाम था, जो कि बनवाया था तोमर्स के द्वारा, जो कि अनंगपाल तोमर ही बनवाया था, जो कि इसका फाउंडर है। तोमर्स का फाउंडर कौन है? अनंगपाल तोमर। अब देखते हैं ये मालवास पे कौन? परमार्स थे। परमार्स का एक इंपॉर्टेंट रूलर हमने बताया था राजा भोज। इसको मिहिर भोज से कंफ्यूज मत कर लेना। मिहिर भोज कहाँ के राजा हैं? राजपुतास के राजा हैं। तो ये राजा भोज यहाँ के ग्रेटेस्ट रूलर है। इन्हीं के नाम पे भोपाल सिटी बना। ठीक है, इन्होंने भोपाल सिटी बनवाया, जिसको कि सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं। सिटी ऑफ लेक्स इसको कहा जाता है, भोपाल सिटी को सिटी ऑफ लेक्स। और एक चीज़ और बनवाया था, भोजताल लेक। कहाँ? भोपाल सिटी में ही एक लेक बनवाया था, भोजताल लेक। ठीक है, भोजताल लेक। तो बस इतना ही पढ़ना है हमें परमार्स के बारे में। परमार्स का एक इंपॉर्टेंट रूलर है राजा भोज, जो कि भोजताल लेक बनवाया भोपाल सिटी में, और भोपाल सिटी को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। तो हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया, सब हो गया ना। इस सब के लिए ट्रिक्स की ज़रूरत है नहीं। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी इतना बार नाम सुने हो, गोड़ी इतना बार नाम पता है। सब डेट्स कैसे याद करेंगे? डेट्स तो याद हो जाएगा। तरह 91 92 तो डायरेक्ट याद हो जाने वाला चीज़ है। ठीक है, नायिका देवी 8 से कैसे याद कर सकते हो? इसको थोड़ा सोलंकी से याद करना, S से 8 बना के याद कर सकते हो इसको, लास्ट डिजिट से। फिर चंदावर को मैं ऐसे चंदावर 4 साउंड आ रहा है ना, चंदावर 4, तो वैसे ये इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हो कि इसके 2 साल बाद ही तो हो रहा है, तो इसको याद कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे सेना डायनेस्टी मैंने बताया था। सेना डायनेस्टी कहाँ पे रूल कर रही थी उस वक्त? बंगाल वाले एरिया में सेना डायनेस्टी थी उस वक्त। सेना डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो था समंत सेना। ठीक है, समंत सेना। एक चीज़ और चीज़ जान लो सेना डायनेस्टी के बारे में। सेना डायनेस्टी के टाइम पे एक इसके किंगडम में एक कोर्ट पोएट रहते थे, जो थे जयदेव। हाँ, जो कि बुक्स हमने पहले लिखा है ना, जयदेव ने क्या लिखा था? गीता गोविंद। तो वो सेना डायनेस्टी के कोर्ट में थे ये। ठीक है, और एक चीज़ और, सेना डायनेस्टी में एक रूलर है जिनका नाम है हेमंत सेना। हेमंत सेना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना याद कर लो कि हेमंत सेना के टाइम पे एक उनके कोर्ट पोएट थे जिनका नाम था श्री हर्षा। इम्पॉर्टेंट ये है कि श्री हर्षा ने क्या लिखा, स्पेलिंग तो सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि श्री हर्षा ने कौन सी लिटरेचर लिखी। इन्होंने लिखा विजय प्रशस्ति। ठीक है, श्री हर्षा ने क्या लिखा? विजय प्रशस्ति। सिर्फ इतना याद कर लो। ठीक है, जैसे याद करना हो तो ये याद कर लेना कि श्री हर्षा किसके टाइम पे थे? तो सेना डायनेस्टी के टाइम पे थे, सेना डायनेस्टी के कोर्ट में थे ये ना। श्री हर्षा जो है ना, वो थोड़ा सा वो जयचंद है ना गरवार रूलर्स, उसके कोर्ट में भी था श्री हर्षा, और इसके कोर्ट में भी था, सेना डायनेस्टी के कोर्ट में भी था। ओके, बाकी यहाँ तक सब कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा यहाँ तक। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट में आप ज़रूर पूछना। ठीक है, और जो भी रूलर्स थे ये सब,
उसके बारे में ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं, जितना बताया गया बस उतना काफ़ी है, बाकी इन सब के बारे में ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है। ओके, कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत, जिसके फाउंडर कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। बाकी ये ख़त्म हो गया, और कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछना कमेंट बॉक्स में। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पे चले जाना। ओके, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।